हाँ जी क्लास, so welcome you all in next lecture, and in this lecture we are going to start with a new topic that is refraction। तो बेटा refraction क्या होता है? refraction होता है आपका bending of light का bend करना when it goes from one medium to another medium। जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो जाता है और इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। होता किस वजह से है? क्योंकि जो दो अलग अलग मीडियम्स हम ले रहे हैं या दो अलग अलग मीडियम्स जो वहाँ पर हैं उन दोनों की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, उन दोनों मीडियम्स की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो दोनों की अलग अलग होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ डिफरेंट। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या मीन्स हाउ इजीली लाइट कैन पास थ्रू अ मीडियम, ये डिपेंड करेगा कि वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। या आप ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ अ लाइट इज़ डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर मैं कह रहा हूँ कि हाई है, ठीक है ना, अगर मैं कह रहा हूँ ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है किसी मीडियम की, तो वहाँ पर जो है ना उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। किसकी? लाइट की स्पीड स्लो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। स्पीड क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। किसकी? लाइट की स्पीड। ठीक है ना। या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी लो है वहाँ पर तो स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है। ये तो था आपका ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। ठीक है ना। और ऑप्टिकल डेंसिटी मेज़र कैसे की जाती है? इसको मेज़र करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। कि म्यू उसका सिंबल है। क्या फार्मूला होता है इसका? C/V, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमारे पास फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काउंट करने का। और यहाँ से एक रिलेशन मिला, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है। खैर, ये तो ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में हमने बात की, लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की, और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिस्कस किया। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका ये 1 भी हो सकता है। 1 कब होगा? देखो, अभी हमने फार्मूला लिखा म्यू इज़ इक्वल टू C/V, तो C आपका 3 × 10⁸ है और मैं कह रहा हूँ कि जो म्यू है वो 1 हो सकता है। तो 1 कब होगा? जब ये भी कितना होगा? 3 × 10⁸ ही होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम जो मीडियम ले रहे हैं वो मीडियम भी कौन सा है हमारा? एयर या वैक्यूम ही है। क्योंकि एयर में और वैक्यूम में कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम ये कहते हैं कि दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। वो क्या है? एक नाम बता देता हूँ मैं आपको। एक पंडित जी हैं हमारे यूपी के। क्या नाम है पंडित जी का? रामधन तिवारी। और ये पंडित जी आपको ये बताएंगे कि मैं मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। ठीक है ना। सो डोंट टेक इट सीरियसली। देखो, हाँ, थोड़ा नाम अच्छा है, ये अट्रैक्टिव है। तो ये तिवारी जी क्या बता रहे हैं कि तिवारी जी ये बताएंगे आपको कि लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी। R स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकली रेयरर। ठीक है ना। D स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकली डेंसर एंड T स्टैंड्स फॉर टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना। यानी अगर लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। इसका उल्टा करेंगे तो लाइट अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। तो खैर, ये आपका मैंने एक प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ कैसे चेंज करती है।
अब एक केस है जब पर्टिकुलरली लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसका पाथ चेंज नहीं होता। जैसे मान लो ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये नीचे वाला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस कर रही होगी ना, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है कि वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ना, देखो ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, जो कि इस पर इंसिडेंट कर गई, ठीक है ना। और ये वाली जो रे होगी जो दूसरे मीडियम में मिली है हमें, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हो गया हमारा OA इंसिडेंट लाइट और ये इसने बना दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रेयर से डेंसर जा रही है तो एक्चुअल में तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और A से B जो लाइट होगी इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट, A से लेकर B तक ये हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट। तो अगर मेरी इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो एज इट इज़ रिटर्न कर जाएगी, ठीक है ना। दूसरा तो एक आप ऐसा भी कह सकते हो, ये इसको केस नंबर 1 ले लो। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लाइट अनडेविएटेडली किसी मीडियम से जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है इसका मतलब लाइट एक ही मीडियम से जा रही है, ठीक है ना। तो ये कंफर्म कर रहा है यहाँ पर कि अगर लाइट का पाथ चेंज नहीं होता है, इट मीन्स डेफिनेटली वहाँ पर मीडियम में चेंज नहीं आया है, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका 0 डिग्री, तभी लाइट का पाथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल करा देते हैं। अब इसको देखिए, तो वही देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, C/B। अब यहाँ पर मैंने लिखा था μ1 और μ2, तो μ1 क्या हो जाएगा C/V1 और μ2 क्या हो जाएगा आपका C/V2, ठीक है जी। ये दोनों हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे से ये पूछा जा रहा है कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है ना। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने का तरीका है ये, ठीक है ना। रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है ना। ये इसको लिखने का तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये हो गया आपका μ2/μ1, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर लो, बस इतना ही करना है। तो μ2 की वैल्यू कितनी है आपके पास C/V2/μ1। μ1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये V1 ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा, C से C कैंसिल हो गया, ये बना आपके पास V1/V2। तो μ2/μ1 किसके बराबर आ गया आपके पास, V1/V2 के बराबर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसी तरह से अगर मैं निकालता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या हो जाएगा अभी बताओ, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये V2/V1। ये हमारा μ2/μ1 आया था V1/V2, तो μ1/μ2 क्या आ जाएगा V2/V1, यानी जो यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल है, इसका अपोजिट है। ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब मैं इसको थोड़ा सा वेव टर्म में आपको समझा देता हूँ, कई बार आ जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जैसे मैं ये मान रहा हूँ कि लाइट जो है ना मेरी वेव है, आगे इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। वेव है तो जो वेव की स्पीड है वो है हमारे पास c, ठीक है जी। अच्छा, या ये c तो चलो मैं स्पेसिफिकली एयर में लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ v वेलोसिटी से हमारी वेव चल रही है। देखो ये मेरे पास वेव है ये वाली, ठीक है ना, और इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ A पॉइंट से लेकर और B पॉइंट तक, ठीक है ना। A से B तक वो ट्रैवल किया, तो क्या ट्रैवल किया उसने, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की,
ठीक है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, आपकी वेवलेंथ के इक्वल होगी। तो स्पीड वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा लैम्डा बाय टी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा पहले भी, E इज़ इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इसको ऐसे भी पढ़ा होगा आप सकता है आपने, E इज़ इक्वल टू एच एफ, ठीक है ना। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी जो है ना अगर चेंज होती है तो क्या चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी, ठीक है ना। अगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। और आपने ये भी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। इसका मतलब जो लाइट वेव्स हैं उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में तो चेंज आता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। भाई लाइट एयर में है तो उसकी स्पीड कुछ होगी, अगर वो ग्लास में होगी तो कुछ स्पीड और होगी। तो वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी में तो चेंज नहीं आ रहा, तो किस में चेंज आ रहा होगा, उसकी वेवलेंथ में चेंज आ रहा होगा। ये बात समझ आई। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, और ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, तो डेफिनेटली चेंज कहाँ आएगा, लैम्डा में। यानी अगर फर्स्ट मीडियम की बात करूँ तो वहाँ पर ये ले लेता हूँ मैं इक्वेशन v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 एफ। सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 इंटू एफ, क्योंकि चेंज कहाँ पर आ रहा है, वेवलेंथ में चेंज आ रहा है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बना लो। अभी आपने लिखा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये लिखा था आपने v1 बाई v2, और v1 बाई v2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, लैम्डा 1 एफ लैम्डा 2 एफ। एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा लैम्डा 1 और डिवाइड बाय लैम्डा 2, ठीक है ना, लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से मैं एक बार इस चीज़ को दोबारा बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि हमने लाइट को वेव कंसीडर किया और उसने अपना एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में ए से बी पॉइंट तक जब वो आया तो उसने लैम्डा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया, टाइम पीरियड। फिर इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो मैंने इसको लिख दिया लैम्डा इंटू एफ। अब बेटा देखो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। इस इक्वेशन से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी डिपेंडेंट है, ठीक है, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो फिर किस में चेंज आया, लैम्डा में, इसलिए हमने लिख दिया v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 एफ और v2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 एफ, और फिर यहाँ से वैल्यू पुट करी, एफ से एफ कैंसिल हो गया तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ये हमारे पास रिलेशन आ गई। और अगर मैं ग्राफिकली इसी चीज़ को बताऊँ आपको तो क्या होता है, देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, देखो ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक वेव है, ये लो जी, ठीक है, 1 2 इसको कंप्लीट कर लेते हैं और ये 3, ठीक है ना। तो इसने एक 3 वेव यानी कि 1 सेकंड में इसने 3 ऑक्सीलेशन पूरे किए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हर्ट्ज़। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड जो है वो टाइम पीरियड होता है आपका। तो टाइम पीरियड हो गया 1 सेकेंड। कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट किए हैं, 3 ऑक्सीलेशन कंप्लीट किए हैं इसने, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या हुआ, ये मान लीजिए आपके पास एयर में थी, ये मान लीजिए आपके पास ग्लास में थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर भी ये 3 ऑक्सीलेशन ही कंप्लीट करेगी 1 सेकंड में, पर यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो क्या हो गई, कम। चलो मैं इसको थोड़ा सा और बना देता हूँ अच्छे से, ये लो इस तरीके से। यहाँ पर भी इसने 3 ऑक्सीलेशन कंप्लीट किए, टाइम कितना लिया, यहाँ पर भी 1 सेकंड ही लिया। टाइम कितना लिया, यहाँ पर भी 1 सेकंड और यहाँ पर भी 1 सेकंड। पर देखो दोनों की वेवलेंथ में फ़र्क है, किसकी वजह से, क्योंकि ये आपका ग्लास मीडियम है और ये आपका एयर मीडियम है, इसी वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें भी वेरिएशन आते हैं, अगर आप थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस करें तो, ठीक है। चलो अब 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड फिर आज, ठीक है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये आपको गिवन है, मैं लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट
इन वाटर। ये आपके पास 2.25 इंटू 10⁻⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी गिवन है आपको, ये है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये गिवन है आपको। तो आपको ये निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ये आपको निकालना है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ग्लास, और ये क्या हो जाएगा c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये ग्लास के लिए, ये वाटर के लिए। रेसिप्रोकल कर दो तो ये वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा c स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया आपका, ये 2.25 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास है आपका 2 इंटू 10⁸। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा आपका 225/200, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9/8 आई थिंक, ठीक है ना, हाँ जी 9/8 ये आपका आंसर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और अगर अलग अलग पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो, तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेना, फिर इस पार्ट को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और मैं अब वेवलेंथ वाला क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। जैसे ये कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है, लाइट की वेवलेंथ आपको पता है 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक लाई करती है, ठीक है ना। तो आपको बोला, थोड़ा सा वेरिएशन तो होता ही है इसमें, तो इसने बोला कि 7200 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी वेवलेंथ है लाइट की, आपको गिवन है, ठीक है। कहाँ पर, इन एयर। और आपसे ये पूछ रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालो, कहाँ पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालो डायमंड में, ठीक है ना। और आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दे दिया 2.4, ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दे दिया आपको, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है भाई, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा बाय, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन डायमंड, ठीक है जी। ये हो गई एक बात। या फिर अगर इसको वेवलेंथ की टर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इन एयर बाय वेवलेंथ इन डायमंड। तो हमें क्या पूछा है, डायमंड का पूछा है। ये डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ये तो 1 ही हो जाएगा ना आपका, क्योंकि देखो c/c रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम भी कौन सा है, एयर है, तो ये तो 1 हो गया। तो ये यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2.4, और ये वेवलेंथ हो गई आपकी 7200, ठीक है। और ये हो गया हमारा डायमंड की वेवलेंथ x। तो x को यहाँ ले जाओ, ये हो गया आपका 7200 बाय, ये एक जीरो और आ जाएगी डेसिमल की वजह से, 24 3 और ये हो गया आपका 3000 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे इसको, हो जाएगा ना यहाँ तक। चलो ठीक है, फिर आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।